हेलो एवरीबॉडी। आज हम आपकी हिंदी की पुस्तक बसंत के पाठ 12 कंचा की एक्सरसाइज करना सीखेंगे। इसके पहले की वीडियो में आप चैप्टर को समझ चुके हैं और क्वेश्चन आंसर यानी कि कहानी और कहानी से आगे के क्वेश्चन आंसर्स कर चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अनुमान और कल्पना से। ओके, अनुमान और कल्पना में पहला क्वेश्चन है कि जब मास्टर जी अप्पू से सवाल पूछते हैं तो वह कौन सी दुनिया में खोया हुआ था। जब क्लास में अप्पू को मास्टर जी पढ़ा रहे थे और वह उससे सवाल पूछते हैं तो वह कौन सी दुनिया में खोया हुआ था। और आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी दिन क्लास में रहते हुए भी क्लास से गायब हो रहे हों, ऐसा क्यों हुआ और आप पर उस दिन क्या गुजरी, अपने अनुभव लिखिए। यानी कि कहने का मतलब है कि किसी दिन ऐसा होता है कि जब आप क्लास में मैडम पढ़ा रही हैं लेकिन आप किसी और दुनिया में ही खोए हुए हैं, यानी कि आप दिमाग में मनी मन कुछ और सोच रहे हैं और इस तरीके से आप एक तरह से क्लास से गायब हो जाते हैं। गायब इन द सेंस कि आप खुद तो प्रेजेंट हैं पर आपका दिमाग वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, वह कुछ और ही सोच रहा है। ऐसी स्थिति में टीचर ने क्या पढ़ाया वो आपको कुछ भी नहीं मालूम होता है। तो कभी कभी आपके साथ भी ऐसा अनुभव हुआ होगा, तो आपको अपना अनुभव लिखना है कि ऐसा क्यों हुआ और उस वक्त आप पर क्या गुजरी, यानी कि फिर टीचर ने आपको क्या किया, पनिशमेंट दिया, रिवार्ड दिया, क्या दिया। ओके। जब मास्टर जी कक्षा में रेलगाड़ी का पाठ पढ़ा रहे थे तो अप्पू तो कंचों की दुनिया में खोया था। किसकी दुनिया में खोया होता अप्पू? कंचों की दुनिया में, क्योंकि उसे कंचे लेने थे, खरीदने थे और वह दुकान पर कंचों को देखकर आया था तो उसके दिमाग में कंचे घूम रहे थे और वह केवल उनके बारे में ही सोच रहा था कि दुकानदार कंचे देगा कि नहीं, बिना पैसों के, कितने पैसे के देगा, मैं जॉर्ज को अपने फ्रेंड को ले जाऊं तो शायद वो कंचे दे दे, आदि बातें उसके दिमाग में घूम रही थीं। उसका ध्यान मास्टर जी के द्वारा पढ़ाए जाने वाले पाठ में बिल्कुल ना था। जो मास्टर जी रेलगाड़ी का पाठ पढ़ा रहे थे उसमें वह उसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं था। अब इसके साथ ही अनुभव एक लिखना है आपको। ये अनुभव तो मैं यूं ही बता रही हूँ आपको, आपका अपना पर्सनल जो भी अनुभव हो उसको लिखने की कोशिश कीजिएगा। याद करेंगे तो आपको याद आएगा कि हाँ, किसी दिन मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मैं क्लास में पढ़ रहा था और मैडम ने या सर ने मुझे डांटा इस चीज़ पर, या क्या हुआ आपके साथ। मेरा अनुभव बात पिछले वर्ष की है। मेरा जन्मदिन था, घर में सब मेहमान आए थे, घर के बाहर तंबू लगा था, हमारे घर आने वाले रिश्तेदारों के बच्चे उसमें खेल रहे थे, लेकिन मेरी उस दिन गणित की परीक्षा थी। अब चूंकि एग्ज़ाम था तो इसलिए स्कूल जाना भी ज़रूरी था, इसलिए माँ ने मुझे विद्यालय भेज दिया। आधी छुट्टी तक परीक्षा चल रही थी तो मुझे घर का ख्याल भी ना आया। भाई, जब तक एग्ज़ाम चल रहा था तब तक तो मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आया, लेकिन आधी छुट्टी के बाद जब पीरियड लगने शुरू हुए तो विज्ञान की अध्यापिका पढ़ा रही थी, मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था क्योंकि मेरी आंखों के आगे तो घर का माहौल छाया हुआ था। यानी कि जब एग्ज़ाम थे तब तो मेरे दिमाग में कुछ नहीं आया, एग्ज़ाम देने में थे, लेकिन उसके बाद के जब पीरियड हो रहे थे तो उसमें पढ़ाई में मन नहीं लगा क्योंकि बर्थडे थी और बर्थडे में घर में काफ़ी सारे लोग आए हुए थे। इससे अध्यापिका मेरे पास आई और पूछा कि तुम्हें प्रश्न समझ आ गया, तो मैंने हाँ में उत्तर दे दिया, लेकिन बहुत शर्म आई जब उन्होंने कहा कि तुम पढ़ क्या रही हो, पुस्तक तो तुम्हारी उल्टी पड़ी है। यानी कि पुस्तक उल्टी रख के मैं क्या कर रही थी, उस बुक को पढ़ रही थी। तो ऐसे में मुझे बहुत शर्म आई, सच मुझे बहुत शर्म आई। मैंने खड़े होकर सच टीचर को बता दिया कि आज मेरा जन्मदिन है और इसलिए मेरे घर पर सब लोग आए हुए हैं तो मुझे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। तो टीचर भी क्या हुआ, हंसने लगी और उन्होंने जन्मदिन कहकर मुबारकबाद दी। तो यहाँ पर टीचर ने डांटा नहीं। क्यों नहीं डांटा? क्योंकि वह समझ गई कि इसका बर्थडे है, इस वजह से इसका ध्यान नहीं लग रहा है क्लास में। आप भी अपना कोई भी अनुभव लिखिए इसमें। नेक्स्ट सेकंड नंबर पर है कि आप कहानी को क्या शीर्षक देना चाहेंगे। तो अपनी ओर से अगर आप कोई दूसरा शीर्षक देना चाहते हैं कहानी के लिए तो उसको लिखिए। जैसे कि इस कहानी का शीर्षक क्या है, कंचा। इसके अलावा और क्या हो सकता है,
इसके अलावा ये हो सकता है कि अप्पू और उसके कंचे, अप्पू और उसके कंचे। और आपको क्या लगता है कि इसमें क्या और शीर्षक सही बैठेगा, तो वो भी आप लिख सकते हैं, जैसे कंचों की दुनिया या ख्वाबों की दुनिया, ये भी शीर्षक हो सकता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुल्ली डंडा और क्रिकेट में कुछ समानता है और कुछ अंतर, बताइए कौन सी समानताएं हैं और क्या क्या अंतर हैं। यानी कि दो खेल गुल्ली डंडा और क्रिकेट में कुछ कुछ समानताएं भी हैं और कुछ अंतर भी हैं, तो दोनों आपको बतानी है। पर क्या आप जानते हैं गुल्ली डंडा खेल क्या होता है? आप सभी ने गुल्ली डंडा देखा है कि नहीं? शायद नहीं देखा होगा। देखिए ये है गुल्ली, इसको बोलते हैं गुल्ली, और ये है डंडा। इससे जैसे क्रिकेट होता है, क्रिकेट में क्या होते हैं, बैट बॉल होते हैं, और गुल्ली डंडा में क्या होता है, गुल्ली और डंडा। इसको बहुत से बच्चे गांव में इस तरीके के खेल खेलते हैं, या पहले यह खेल बहुत प्रचलित था। गलियों में छोटे छोटे बच्चे गुल्ली डंडा खेला करते थे। देखिए ये इस तरीके से गिल्ली जो होती है छोटी सी, वह नीचे होती है, और डंडे से गिल्ली को मारकर उछाला जाता है, वह दूर तक जाती है। तो इसी तरीके से यह गेम खेला जाता है। ठीक, चलिए आपने गुल्ली डंडा से मिल लिए। अब देखिए गुल्ली डंडा और क्रिकेट में कुछ समानताएं और कुछ अंतर। गुल्ली डंडा ग्रामीण क्षेत्र का खेल है, यानी कि गांव का खेल है, और गुल्ली डंडा में एक खिलाड़ी गुल्ली फेंकता है और दूसरा डंडे से उसे दूर तक फेंकने का प्रयास करता है। जैसे कि आपने इस पिक्चर में देख रहे हैं, एक गुल्ली फेंकता है और दूसरा डंडे से उसे मारकर दूर तक फेंकने का प्रयास करता है। अन्य खिलाड़ी भी उस गिल्ली को कैच करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। तो जो गिल्ली को डंडे से वो मारते हैं, उसको गिल्ली को कैच करने के लिए कोशिश करते हैं दूसरे खिलाड़ी। क्रिकेट में बैट से गेंद को उछाला जाता है। क्रिकेट में क्या करते हैं, बैट से गेंद को उछालते हैं और बल्लेबाज द्वारा बल्ले से मारी गई गेंद को कैच करने का प्रयास किया जाता है। उसमें जितने भी फील्डर्स होते हैं वो बॉल को कैच करने का प्रयास करते हैं। गुल्ली डंडा में मैदान और समय का कोई निश्चित पैमाना नहीं होता। गुल्ली डंडा गांव का खेल है, गांव के बच्चे गलियों में खेलते हैं, तो वहाँ पर इसका मैदान का कि इतने फिट का मैदान होना चाहिए या इतने समय का होना चाहिए यह गेम, ऐसा कोई निश्चित पैमाना नहीं है। जबकि क्रिकेट में क्या होता है कि मैदान की भी वो होती है कि यहाँ से यहाँ तक की ये है, और यहाँ से इस जगह के बाद जाएगी गेंद, तो उसमें वहाँ पर क्या होगा, चौका माना जाएगा, ऐसा रहता है ना। और समय के लिए भी उसमें ओवरों की संख्या निश्चित होती है कि एक बार में एक बॉलर कितनी एक ओवर फेंकता है, और एक ओवर में कितनी गेंदें होती हैं, 6 गेंदें फेंकी जाएंगी। तो ये सभी निश्चित पैमाने हैं उसके। और भारत के अलावा अन्य देशों में भी क्रिकेट खेले जाने वाला लोकप्रिय खेल है। यानी कि क्रिकेट अन्य देशों में भी खेला जाता है, जबकि गिल्ली डंडा भारतीय खेल है। ओके, तो ये दोनों में कुछ समानताएं भी हैं तो कुछ अंतर भी हैं। नेक्स्ट, अब करते हैं हम भाषा की बात। भाषा की बात में क्या दिया गया है कि नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित मुहावरे किन भावों को प्रकट करते हैं। इन भावों से जुड़े दो दो मुहावरे बताइए और उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। यानी कि नीचे जो वाक्यों में रेखांकित मुहावरे हैं वो जिस भाव को प्रकट करते हैं उस भाव से जुड़े हुए दो दो मुहावरे बताने हैं। मुहावरे क्या हैं? माँ ने दांतों तले उंगली दबाई। दूसरा, सारी कच्छा सांस रोके हुए उसी तरफ देख रही है। सारी कच्छा सांस रोके हुए उसी तरफ देख रही है। तो इसमें कौन कौन से मुहावरे हैं? एक दांतों तले उंगली दबाना, एक दूसरा सांस रोकना। अब दांतों तले उंगली दबाना, इसका अर्थ क्या होता है? आश्चर्य प्रकट करना। जब किसी बात के लिए हम आश्चर्यचकित होते हैं तो हम क्या करते हैं? दांतों तले अपनी उंगली दबा लेते हैं कि अरे ये ऐसा कैसे हुआ। तो दांतों तले उंगली दबाना एक मुहावरा है। ऐसा नहीं है कि वास्तव में हम दांतों के अंदर नीचे उंगली दबा लेते हैं, पर हम आश्चर्य से हमारी आंखें खुली होती हैं और हम सोचते हैं ये कैसे हुआ, यानी दांतों तले हमने उंगली दबा ली। अन्य मुहावरे जैसे हक्का बक्का रह जाना,
हक्का बक्का रह जाना भी यही है कि जब किसी बात के लिए हमें आश्चर्य होता है, एकदम से विश्वास नहीं होता है, तो उसके लिए कहते हैं ना हक्का बक्का रह गए हम। मित्र की दुर्घटना का समाचार सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया, यानी कि आश्चर्यचकित हो गया, एकदम से विश्वास नहीं हुआ उस बात पर। तो ये भी मुहावरा दांतों तले उंगली दबाना से मिलता जुलता है। दूसरा, विस्मित होना। विस्मित होना यानी हैरान होना। इसका मतलब भी यही है कि विस्मय में पड़ जाना, यानी आश्चर्य में पड़ जाना। ताजमहल की सुंदरता देखकर विदेशी सैलानी विस्मित हो गए। ताजमहल इतना खूबसूरत है कि उसकी सुंदरता देखकर जो विदेशी लोग थे, घूमने आते हैं जो, वो क्या हुआ, विस्मित हो गए। विस्मित हो गए यानी आश्चर्यचकित हो गए, हैरान हो गए उसकी सुंदरता देखकर कि ये इतना खूबसूरत और किस तरीके से ये बनाया गया होगा। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, विस्मित हो गए, हैरान हो गए, यानी आश्चर्य प्रकट करना। तो ये दांतों तले उंगली दबाना से मिलते जुलते ही हुए ना दोनों मुहावरे। नेक्स्ट है सांस रोके हुए। सांस रोके हुए यानी कि भयभीत होना। किसी चीज़ से अगर हम डर जाते हैं तो कभी कभी होता है ना कि हमारी सांस रुक जाती है, यानी कि सांस वास्तव में नहीं रुक जाती, लेकिन हमें ऐसा महसूस होता है ना कि एकदम से हम सांस नहीं ले पा रहे हैं, भयभीत हो गए, डर के मारे हमारी सांस ही रुक गई। बोला जाता है ऐसा कि सांस रुक गई हमारी। तो इसी तरीके से और इसके से मिलता जुलता मुहावरा क्या है, दम साधे हुए। दम साधे हुए भी मतलब ये है कि सभी छात्र दम साधे हुए परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, यानी कि छात्र सभी दम साधे हुए यानी कि भयभीत होकर, डरे हुए कि क्या होगा रिजल्ट में, वो दम साधे हुए अपनी परीक्षा परिणाम का रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। दूसरा इसी तरीके का मुहावरा है कि प्राण सूख जाना। प्राण सूख जाना इसका मतलब भी क्या है कि भयभीत होना, डर के मारे, कहते हैं कि डर के मारे हमारे तो प्राण ही सूख गए। प्राण सूख गए यानी भयभीत होना। सामने शेर को देखते ही शिकारी के प्राण सूख गए, यानी कि जब सामने एकदम से शेर आ गया तो शिकारी के क्या हुआ, प्राण सूख गए। प्राण सूख गए, भयभीत हो गया। प्राण मतलब सांस रोकना, उसमें भी क्या हुआ कि लगता है सांस रुक गई है, दम साधे हुए या प्राण सूख जाना, ये सब क्या है, भयभीत होने के लक्षण है। ये इसी भावों को प्रकट करते हैं, किसको, भयभीत होने को। आगे, विशेषण कभी कभी एक से अधिक शब्दों के भी होते हैं। नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित हिस्से क्रमशः रकम और कंचे के बारे में बताते हैं, इसलिए वे विशेषण हैं। पहले कभी किसी ने इतनी बड़ी रकम से कंचे नहीं खरीदे, बढ़िया सफ़ेद गोल कंचे। तो यहाँ पर क्या है कि विशेषण ऐसा होता है कि कभी कभी एक से अधिक शब्दों के, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही विशेषण होगा एक संज्ञा के लिए, एक से अधिक विशेषण का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर क्या है, इतनी बड़ी रकम। इतनी बड़ी रकम यानी कि बहुत बड़ी रकम, तो बहुत भी आ गया, बड़ी भी आ गया, इतनी भी आ गया, बड़ी भी आ गया रकम। और बढ़िया सफ़ेद गोल कंचे, तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है, बढ़िया सफ़ेद गोल कंचे, यानी कि कौन कौन से कंचे के लिए विशेषण, किस किस विशेषण का प्रयोग हुआ है, बढ़िया भी, सफ़ेद भी और गोल भी। 3 विशेषण आ गए कंचे के लिए कि बढ़िया भी हैं, सफ़ेद भी हैं और गोल भी हैं। तो इसी प्रकार के कुछ विशेषण नीचे दिए गए हैं, इसका प्रयोग कर वाक्य बनाएं। जैसे ठंडी अंधेरी रात, तो रात कैसी है, ठंडी भी है, अंधेरी भी है। तो ऐसे विशेषण का प्रयोग करके आपको कुछ वाक्य प्रयोग करने हैं। खट्टी मीठी गोलियाँ, गोलियों के लिए क्या विशेषण आया है, खट्टी और मीठी दोनों। ताज़ा स्वादिष्ट भोजन, अब भोजन कैसा है, ताज़ा भी है और स्वादिष्ट भी है, दोनों ही विशेषण भोजन के लिए प्रयोग किए गए हैं। स्वच्छ रंगीन कपड़े, कपड़े कैसे हैं, स्वच्छ भी हैं और रंगीन भी हैं। तो इनको प्रयोग करके आपको क्या करना है, वाक्य प्रयोग करने हैं। ये वाक्य प्रयोग मैं आपको नहीं बताऊंगी, वाक्य प्रयोग अपने आप ही बनाइए। आपको ये दिए गया है, इसके आधार पर ही आपको वाक्य प्रयोग बनाने हैं। ओके, नेक्स्ट है कुछ करने को। इसमें क्या दिया हुआ है, मुंशी प्रेमचंद की कहानी ईदगाह खोजकर पढ़िए। ईदगाह कहानी में हामिद चिमटा खरीदता है और कंचा कहानी में अपू कंचे। इन दोनों बच्चों में से किसकी पसंद को आप
महत्व देना चाहेंगे। हो सकता है आपके कुछ साथी चिमटा खरीदने वाले हामिद को पसंद करें और कुछ अप्पू को। तो अपनी कक्षा में इस विषय पर वाद विवाद कीजिए। तो ये तो तभी पॉसिबल है जब आप क्लास में आएंगे, लेकिन आपको इसका आंसर सिर्फ इतने में लिखना है कि आप किसकी पसंद को महत्व देना चाहेंगे। हामिद जो था, ईदगाह कहानी आप सभी ने पढ़ी होगी मुंशी प्रेमचंद की, आपके सिलेबस में पहले हिंदी में थी, आई थिंक शायद 5th क्लास में रही थी आपके ईदगाह कहानी, जिसमें हामिद क्या करता है, अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदता है मेले से। वह दादी से कुछ पैसे लेके जाता है कि मैं मेला देखने जा रहा हूँ, परंतु मेले में उसे खेल खिलौने अच्छे नहीं लगते हैं। उसे क्या अच्छा लगता है, वहाँ पर उसे याद आती है कि मेरी दादी जब रोटी सेकती है तो उसके हाथ जल जाते हैं, तो इसलिए वह दादी के लिए क्या खरीद के लाता है मेले से, चिमटा खरीद के लाता है। और यहाँ पर अप्पू क्या करता है, अप्पू कंचे खरीदता है, वो भी किन पैसों से, जो उसको फीस के लिए पैसे दिए गए थे, उन फीस के पैसों से वह खरीदता है चिमटा। तो क्या ईदगाह कहानी में मेला देखने के लिए दादी द्वारा दिए गए 3 पैसों से हामिद उनके लिए ही एक चिमटा खरीदता है। केवल 3 पैसे लेके जाता है और उससे भी वह केवल चिमटा खरीद के लाता है। जबकि मेले में उसके सभी साथी क्या खरीद रहे थे, खिलौने खरीद रहे थे, लेकिन वह अपने लिए कुछ नहीं लेता है। उसे बस यही याद आता है कि रोटी बनाते समय दादी के हाथ जल जाते हैं, वह चिमटा खरीद लेता है। दूसरी तरफ कंचा कहानी में अप्पू का कंचा के प्रति इतना लगाव है, अप्पू को कंचा इतने अच्छे लगते हैं कि वह कक्षा की फ़ीस न जमा करके उन पैसों से ढेर सारे कंचे खरीद लेता है। दोनों कहानियों के आधार पर कक्षा में वाद विवाद प्रतियोगिता, ये हम आपकी जब आप क्लास में आएंगे तब करवाएंगे, परंतु इसका आंसर आपको लिखना है और इसमें साथ ही आपको यह लिखना है कि आपको कौन सही लग रहा है। ओके, ईदगाह कहानी का हामिद सही लग रहा है या कि कंचा कहानी का अप्पू सही लग रहा है, यह आपको स्वयं लिखना है। ओके, तो सारे क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज जो भी आपको समझाए गए हैं वह ध्यान से अपनी लैंग्वेज में कॉपी में करेंगे। ओके, बाय बाय।